दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ संगम काल की, संगम एज की। ठीक है। संगम एज आपका 300 BC से लेके 300 AD तक का चलता है और ये सदर्न हिस्ट्री का शुरुआत माना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं जो सदर्न पीरियड होता है वो शुरुआत ही 3rd सेंचुरी BC से माना जाता है। हमें एविडेंसेस से पता चलता है कि सबसे अर्लीस्ट साउथ इंडिया का जो संगम एज का साइट होता है वो कोंडुमल होता है। ठीक है। और तमिलिकम किंगडम के, अगर हम लोग तमिलिकम किंगडम के बारे में जानना चाहे तो इसका लोकेशन आपका तिरुपति हिल्स से लेकर जो हमारे हिंदुस्तान का एकदम साउथ में जो एरिया है वहाँ तक फैला हुआ है। हमें पता है कि वो एरिया काफ़ी फर्टाइल रीजन है, काफ़ी उपजाऊ रीजन है वो, इसीलिए हमको वहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पर राइस की उत्पादन बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है। ये वाला एरिया हम कह सकते हैं कावेरी नदी के एकदम नीचे है। ठीक है। संगम का कैपिटल राजधानी हमको उरायूर हम जानते हैं। ये हमसे तमिलिकम सोर्सेस से हमको पता चलता है, संगम लिटरेचर से भी हमको इस बारे में पता चलता है। ठीक है। तो उरायूर किसकी कैपिटल है हम जानते हैं। उरायूर हमारे चोलास की कैपिटल है। और पांड्यास की कैपिटल क्या है। पांड्यास की कैपिटल है मदुराई। चेरास की कैपिटल है वंजी। ठीक है। हमको मालूम है कि संगम पीरियड जो है, संगम एरा, संगम रीजन ट्रेड के लिए बहुत मशहूर था। और क्योंकि वो एकदम पेनिनसुलर रीजन में था, इस तरीके से वो पेनिनसुलर रीजन में था, इसीलिए वहाँ पर तीनों जगह पर हमको यहाँ पानी के सोर्सेस हमको मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग वाटर ट्रेड हम लोग ज़्यादा बहुत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पर तमिलिकम में हमको पोर्ट्स की बहुत सारी एविडेंसेस मिल जाते हैं। चोलास का पोर्ट का नाम क्या था, वो था पुहार। पांड्यास का पोर्ट का नाम क्या था, वो है कोड़कई। चेरास के पोर्ट का नाम था तोंडी, या जिसको मुचीड़ी भी बोलते हैं। हमें संगम के बारे में कहाँ से पता चलता है। हमें संगम के बारे में तमिल पोएम से पता चलता है, तमिल कविताओं से पता चलता है। हमें संगम लिटरेचर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे सिलप्पदिगारम, तोंडाई कोंडलम, इन सब तरीक़ों के लिटरेचर से हमको पता चलते हैं। और फिर तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस हमको कई सारे मिलते हैं, उनसे पता चलते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे पहले चेरास के लिए कौन कौन से हमको एविडेंसेस मिले हैं, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिले हैं। जैसे हमको तो पता है कि चेरास कौन से एरिया में है, केरला वाले रीजन में चेरास स्थापित थे। उनके लिए हम सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हम देखते हैं पुगालुर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। पुगालुर इंस्क्रिप्शंस यहाँ 3 जनरेशन का इंफॉर्मेशन हमको देता है। वो चेरास के 3 जनरेशन का इंफॉर्मेशन हमको देता है। ये हमें बताता है पदरीपत्तू क्या होता था। चेरा के किंग को हम पदरीपत्तू बोलते थे। यहाँ हमको मिलता है कि 3 किंग्स जो चेरास के थे, 3 राजा थे जो बहुत फेमस हुए थे और बहुत काबिल राजा थे। पहले थे उदय चेरलथन, दूसरे थे नेदुम चेरलथन और तीसरे थे चेरम सेंगुथवन। ठीक है। जो चेरम सेंगुथवन थे वो उनका छोटा भाई का नाम था एलांगो अडिगल।
इलांगो अडिकल वो व्यक्ति था जिन्होंने सिलप्पदिगारम नाम का जो बुक था वो लिखा था। फिर अगर हम बात करें हमको चोलास के सोर्सेस के बारे में, चोलास का कैपिटल जैसे हमको पता है उरायूर था, ठीक है। और ये वाला जो पीरियड था, और इस वाले पीरियड में हमको सबसे काबिल हमको किंग मिलता है जिनका नाम था करिकाल चोला, ठीक है। इन्होंने ही बैटल ऑफ वेनी लड़ी थी, किसके अगेंस्ट पे? चेरास और पांड्यास के अगेंस्ट में, ठीक है। और इन्होंने जो दूसरी बैटल लड़ी थी उसका नाम था वहाई पहाड़ नदाल। करिकाल चोला का जो मिलिट्री अचीवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था, और क्योंकि उनके पास नेवल शिप्स की उनके पास सुविधा थी, और उसके साथ साथ उनकी स्टैंडिंग आर्मी भी बहुत बड़ी थी, और साथ ही कई घोड़े और हाथियों का भी उनके पास बेनिफिट होता था, इसीलिए उनकी मिलिट्री अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ चोलास के ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी सफलताएं हासिल हुई थी, और वो लोग चोलास ने क्या किया था, स्पेशली करिकाल चोला ने जो फॉरेस्ट लैंड होते थे, जंगल के ज़मीन होते थे, उनको दोबारा से रिस्टोर किया था, रिक्लेम किया था, ठीक है। और साथ ही जो चोलास थे उनके कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और इसीलिए उनकी जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी। करिकाल चोला ने ही कल्लड़ाई डैम बनाया था कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं हम पांड्यास की। तो पांड्यास तमिलनाडु रीजन में स्थापित थे, जिनकी कैपिटल थी, राजधानी थी मदुरई। सबसे पहला किंग जो पांड्या का माना जाता है उनका नाम था आर्यपडई केदांथा नेंदुचेलियान, ठीक है। इन्होंने ही फाइट करी थी आर्यंस के खिलाफ, और उन्होंने जीत हासिल करी थी। उनके पांड्यास के दूसरे किंग का नाम था तलैया लेंगनातु चेडुवेन्नेरा नेंदुचेलियान। उन्होंने बैटल ऑफ तलैया लेंगनम को फाइट करा था और उधर पर जीत हासिल करी थी। और इसी वॉर के बाद जो नेंदुचेलियंस थे, पांड्या किंग्स थे, उन्होंने तमिलनाडु पे पूरा कैप्चर कर लिया था, वहाँ पर कंट्रोल पूरा हासिल कर लिया था। मदुराई कांजी नामक एक सोर्स है जिसको लिखा था मनगुड़ी मारुथानर ने, ठीक है, जो कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन दर्शाता है पांड्या किंगडम का, ठीक है। संगम के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेट सिस्टम की तरह इवॉल्व होकर आया था। हम पहली बार साउथ इंडिया में देख रहे थे कि ऐसा कोई स्टेट सिस्टम उभर के आ रहा था। इनका एक ऑर्गेनाइज्ड, एकदम स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइज्ड था, और इन्होंने जो ट्राइबल सिस्टम था इनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया था। मतलब साउथ इंडिया में हम अब देख सकते हैं जो ट्राइबल कल्चर था वो रिड्यूस हो जा रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। यहाँ का जो किंगशिप का सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो मोनार्की था, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता था वो हेरिडिटरी होता था, यानी कि जो पिता है वो अपने बेटे को गद्दी दे देगा। किंग को यहाँ पर वेंदार्स या फिर वेंतान भी बोला जाता था, यानी कि जो संगम किंगडम के जो किंग्स थे उनका जो लोकल नेम था वो होता था वेंदार्स या फिर वेंतान्स। और किंग क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता था, हेड ऑफ द सोसाइटी भी होता था। मतलब कि जो भी कोई फेस्टिवल्स या सोशल एक्टिविटीज़ होंगे वो कौन लीड करेगा, वो किंग लीड करेगा,
ठीक है। और किंग यहाँ पर डिवाइनिटी को दर्शाता था, वो खुद की डिवाइन सैंक्टिटी को शोकेस करता था। हम अगर एम्ब्लेम या किंगडम के साइंस की बात करें तो पांड्या का साइन हम देख सकते हैं फिश था, फिश। और यहाँ पर जो चोला का साइन था वो था टाइगर, और जो चेरास का सिंबल था वो है बो यानी कि धनुष। किंग का जो इम्पीरियल कोर्ट होता था यानी कि किंग का, राजा का जो दरबार होता था उसे अवई कहा जाता था, उसे क्या बोलते थे, अवई बोलते थे। और राजा का एडवाइज़र्स होता था यानी सलाह मशवरा करने के लोग होते थे, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सफल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर सके। हमें संगम लिटरेचर में एक वर्ड का काफ़ी हद तक इस्तेमाल करता हुआ नज़र आते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं सुर्रम। सुर्रम का अर्थ क्या है? सुर्रम यानी कि वो लोग जो किंग के आजू बाजू घूमते हैं और उनको एडवाइस करते हैं, यानी कि एडवाइजर्स ऑफ द किंग। यानी क्या है? एडवाइजर्स ऑफ द किंग, एडवाइजर्स ऑफ द किंग। ओके। किंग के 5 काउंसिल होते थे, 5 काउंसिल होते थे। किस किस से रिलेटेड? स्पाइस से रिलेटेड। स्पाइस को क्या लोकल टर्म्स में क्या कहा जाता था? ओडार, ठीक है। दूसरा काउंसिल क्या होता था? मिनिस्टर का, जिसको अमाइचार बोला जाता था। तीसरा काउंसिल होता था प्रीस्ट का, जिसको अंथनार बोलते थे। चौथा काउंसिल होता था मिलिट्री का, जिसको सेनापति बोलते थे। पांचवा काउंसिल होता था एनवॉय का, जिसको थूथार बोलते थे। किंग जो राजा थे वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे, ठीक है। जो चीफ्टेंस होते थे यानी कि जो कबीले के सरदार होते थे वो 2 तरीके के होते थे, एक थे वेलीर और एक थे नॉन वेलीर। यानी कि एक जिनके पास रॉयल हाउस था, रॉयल मकान था वो, और जो नॉन वेलीर होते थे यानी उनके पास रॉयल मकान नहीं था, ठीक है। कुछ बहुत ही प्रचलित चिफ्टेंस के नाम थे आय, अनिंदरन, परी। ये लोग फेमस इसलिए थे क्योंकि ये लोग बहुत जेनरस और साहसी थे, ठीक है। हम लोग साउथ इंडिया में कई ऐसे जगह देखेंगे जहाँ पर जो को या कोन लगता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये उन जगहों को दर्शाता है कि जो इन साहसी चीफ्टेंस को ट्रिब्यूट में दिया गया है वो इन प्लेसेस को वो दर्शाते हैं, ठीक है। जो पांड्या किंगडम थे, जो पांड्या किंगडम के नीचे और भी कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, और इन किंगडम्स को मेंशन किया गया है पुगालुर इंस्क्रिप्शंस में, जहाँ पर बताते हैं कि पांड्या किंगडम के कई ऐसे सबऑर्डिनेट किंग्स भी थे, ठीक है, जिन पे वो एडमिनिस्टर करते थे। यानी कि हम यहाँ पर एक सब फ्यूडेशन का हम लोग एक एविडेंस मिलता है, ठीक है। हमको हमें एक और इंस्क्रिप्शन बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है जो है मंगुलम इंस्क्रिप्शन, जो एक वर्ड डिफाइन करता है कालाटिका। कालाटिका मतलब जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो पर्ल फिशरीज़ के डिपार्टमेंट को संभालता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे सरकार में कई मिनिस्ट्रीज़ होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं उधर, तो वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे पोर्टफोलियोज़ में डिवाइडेड था, जहाँ पर ये पर्ल फिशरी का जो डिपार्टमेंट था उसका ऑफिसर बहुत प्रोमिनेंस में रहता था, ठीक है। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें संगम की, तो चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए राजा के पास एक काउंसिल होता था। एक्चुअली में 2 काउंसिल होते थे, आई एम सॉरी, और जिनका मेंशन सिलप्पदिगारम में किया गया है, ठीक है।
पहले काउंसिल का नाम था एम पुरुनकुलु और दूसरे काउंसिल का नाम था एन पेरायम। जो एम पुरुनकुलु थे वो 5 मेंबर के काउंसिल थे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और यहाँ पर 5 मिनिस्टर्स थे और इनके पास जुडिशियल फंक्शन भी होता था, ठीक है। और जो एम्पेरियम थे वो यहाँ पर ये एक्चुअली एक असेंबली था जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग मीटिंग करते थे, ठीक है। और यहाँ पर 8 मेंबर का काउंसिल था। और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए जो लोकल यूनिट्स थे राजा के, जो मैंने पहले भी बोला था, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे अंडर पांड्या किंगडम, उनके खुद के भी एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। जैसे आज के दिन हमको पंचायत देखने को मिल जाती है, वैसे ही उधर भी वैसे लोकल यूनिट के खुद के एडमिनिस्ट्रेशंस थे। हम अगर मिलिट्री को देखेंगे, मिलिट्री उस टाइम पे क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे अक्सर वॉर्स हो जाती थी। क्योंकि हमको पता है चोला चेरास पांड्यास अक्सर ये तीनों वॉर्स में इन्वॉल्व रहते थे। फिर ये तीनों किंगडम टेरिटरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और ये एक चाहते थे एक्सपैंड करना। दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशनिज्म। और फिर उनको वो लोग और जो संगम पीरियड क्योंकि बहुत प्रॉस्परस था, इसलिए बहुत जेनरस भी था। इसीलिए जो संगम के किंग्स थे वो अपने प्रजा को लेके बहुत प्रोटेक्टिव थे। इसीलिए उनको बचाने के लिए, उनको ताकि कोई मुश्किल ना हो, इसीलिए उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, इसीलिए मिलिट्री की भी बहुत ज़रूरत थी। फिर कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैट्रिमोनियल अलायंस करने के लिए वॉर्स वगैरह छिड़ जाते थे। सपोज़ मान लीजिए पांड्या किंग चोला के किंग के बेटी से प्यार हो गया, लेकिन वहाँ पर हाथ नहीं दिया, तो फिर क्या होता था, फाइट कर लेते थे ताकि वो लोग मैट्रिमोनियल रिलेशंस को एक्वायर कर सकें। देयरफॉर हमको पता चलता है एक एफिशिएंट आर्मी, एक एफिशिएंट सोल्जर ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे संगम पीरियड में। जो आर्मी था, आर्मी को हेड कौन करता था? आर्मी को हेड करने वाला किंग होता था, ठीक है। और किंग के अंडर में थे चैरियट्स थे, एलिफेंट्स थे, कैवलरी यानी कि घोड़े थे, इन्फेंट्री थी। ये सब कौन चेक करता था? वो किंग करता था। और चेरा के टाइम पे हमको नेवी का एविडेंस बहुत प्रोमिनेंटली मिल जाते हैं। जो संगम टेक्स्ट होते थे वो संगम टेक्स्ट उन्होंने बैटल फील्ड का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, रणभूमि का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। और ये भी कहानी के तौर पे बताया है कि जो सोल्जर्स थे वो किस हद तक जब रणभूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। वो लोग भूख से मर गए थे, उनके शरीर में घाव के इतने निशान थे। ये सब संगम लिटरेचर से हमको पता चलता है। संगम लिटरेचर हमको ये भी बताता है कि उन शहीद सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए हीरो स्टोन्स इम्प्लांटेड किए गए थे, इंस्टॉल किए गए थे, यानी कि शहीद स्तंभ यहाँ पर मार्टियर स्टोन इंस्टॉल किए गए थे। और संगम लिटरेचर से हमको ये भी पता चलता है जो वहाँ के प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाता था। संगम पीरियड में हमको पोएट्स का यानी कवियों का हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिल जाते हैं। किंग और पोएट दोनों ही एक दूसरे पे बहुत निर्भर थे। क्योंकि किंग पोएट्स को बहुत अच्छे गिफ्ट्स देता था, उनको लग्जूरियस लाइफ देता था। पोएट किंग के कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और यहाँ पर किंग के लिए पोएट क्यों इम्पॉर्टेंट था? किंग के लिए पोएट इसलिए इम्पॉर्टेंट था ताकि वो उनको प्रेज़ कर सके, उनकी तारीफ़ कर सके अपने पोएम्स में।
ताकि वो जब वो पोएम लिखे और वो पोएम वो दूसरे लोग उनको पढ़े और उनको मोटिवेशन आए, उनको उनके उस राजा के बारे में अच्छे अच्छे ख्याल आए कि ये राजा बहुत अच्छा है। इसीलिए इन दोनों में एक इंटरलिंकेज तैयार होता है, दोनों में एक इंटरडिपेंडेंस तैयार होता है। संगम एज में जो राजा होते थे वो खुद के जो किंगशिप है, खुद के किंगशिप को लेजिटिमाइज कैसे करता था, यानी अपने राज्य के वैधता को वो कैसे दर्शाता था। वो पोएम्स के थ्रू यानी कविताओं के थ्रू लोग उनके कविता को पढ़ते, जो पोएट्स होते थे उनके कविताओं को पढ़ते थे, उनके अंदर में भावना आती थी कि ये राजा बहुत अच्छा है, इसीलिए इनको वैधता देनी चाहिए। फिर जो ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस होते थे, जैसे कि हमको एविडेंस मिलता है पांड्या रूलर मुदुकुमी ने एक सैक्रिफाइस किया था, एक सैक्रिफिशियल हॉल बनाया था जहाँ की हमको बहुत सारे फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं। फिर विभिन्न डीटीज को यह पूज के, विभिन्न देवी देवताओं को उनकी पूजा करके वो लोग लेजिटिमेसी हासिल करते थे। हमको एविडेंस मिलता है कि गॉडेस पत्तिनी को वो चेरास पूजते थे। फिर हमको पता है शैविज़म का बहुत वहाँ पर प्रचलन था, और फिर ये लोग का बहुत ज़्यादा जैन मॉन्क्स को भी पैट्रोनेज देते थे ताकि वहाँ से भी लेजिटिमेसी आ सके। अभी हम देखेंगे संगम के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, इकोनॉमी देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था और जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, इसीलिए एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। हमको यहाँ पर एविडेंस भी मिल जाती है मदुराई कांजी से कि जो एग्रीकल्चर था वो कितना इम्पॉर्टेंट था। वही जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, ठीक है, संगम पीरियड में। और यहाँ पर कैटल रियरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि एग्रीकल्चर करोगे तो ज़रूर उसके लिए कैटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। हम देखेंगे सिलप्पेदिगारम में बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर लोग थे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लोग थे वो कितने हैप्पी थे और प्रॉस्पर थे। साथ ही हमको देखने को मिल जाते हैं कि पैडी, शुगर केन, रागी, कॉटन, जिंजर, हल्दी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हमको फसल देखने को मिल जाते हैं। करिकाल चोला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चोला किंगडम थे, उन्होंने एक इरिगेशन टैंक बनाया था कावेरी रिवर के ऊपर। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे सोनार, ठीक है, फिर ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, वीवर्स और वीविंग और स्पिनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थी। फिर पोर्टर्स के भी हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं। फिर पेंटर्स बहुत प्रोमिनेंट थे, स्कल्प्टर्स जो मूर्तियाँ हमको देखने को मिल जाती हैं। फिर ऑर्नामेंट्स एंड बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट थी। फिर हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे था। और अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात देखेंगे तो ग्रीस और रोम से भी इनका ट्रेड होता था। ये कहाँ पर मेंशन है, ये मणिमेकलाई बोल के एक किताब है संगम की, वहाँ पर ये मेंशन्ड है। हम उड़ायूर में देख सकते हैं कि कॉटन के क्लोथ्स की, कॉटन के कपड़ों की कितनी मैसिव डिमांड थी। फिर हम देख सकते हैं कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो पोर्ट साइड पे थे, तीनों ही एकदम चारों ओर ओशियन से घिरी हुई थी, इंडियन ओशन से घिरी हुई थी, इसीलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश की थी वहाँ पर। क्योंकि एक तो है कि वहाँ पर नेवी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड के लिए वाटरवेज का ही यूज़ होता था, इसीलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इतना फ्लरिश करी थी।
और अगर हम ऑक्यूपेशन की बात देखेंगे तो एक वो होता है ना कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करता रहता है अपने बच्चों को। तो वैसे ही उस टाइम पे ये ऐसा उस टाइम पे भी यही फ़िलोसॉफ़ी चलती थी कि जो ऑक्यूपेशन होगा एक बाप अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देगा। ये इसका एविडेंस हमको सिलप्पदिगारम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बोट ट्रांसपोर्ट के लिए बोट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। हम अगर ट्रेड की बात करेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। और एक्सटर्नल कहाँ कहाँ तक होता था, हम लोग मेडिटेरियन सी तक वहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। ग्रीस और रोम से ट्रेड करते थे। इजिप्ट, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इन सब जगहों से ट्रेड किया जाता था। ज़्यादा हम लोग रोम से सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड करते थे। हमको कई जगह पे हमको इनके एविडेंसेस मिल जाते हैं कि यहाँ पर बताते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा था। जैसे मणिमेखलाई, सिलप्पदिगारम, पत्तिनीपल्लई। फिर काफ़ी सारे फॉरेन सोर्सेज भी है जैसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, और जो डिफरेंट राइटर्स ने लिखा है जैसे टॉलेमी, प्लिनी, स्ट्राबो, इन सब ने जो जो एविडेंसेस दिए हैं हमको पता चलता है कि ग्रीस के साथ फिर अन्य फॉरेन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर ट्रेड बहुत एस्टैब्लिश था। फिर हमको आर्किटेक्चरल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं। फिर कॉइन से भी हमको पता चलता है कि इनका एक्सटर्नल ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड था। और इंटरनल ट्रेड के बारे में भी हमको पता चलता है सिलप्पदिगारम से, मदुराई कांजी से। हाँ, ये लोग इनलैंड अर्बन ट्रेड करते थे। वो कुछ ऐसे सेंटर्स थे जैसे मदुराई, काडूर, पेरूर, उड़ायूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी कई सारे ऐसे सेंटर्स थे। हाँ, जैसे कोडकई हो गया। तो वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है कि इंटरनल ट्रेड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश था। और ये लोग बुलॉक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट, ये सब यूज़ करते थे ताकि वो लोग इंटरनल ट्रेड को कर सकें। अभी हम अगर सोशल डेवलपमेंट को देखेंगे तो हमको कई सारे एविडेंसेस ऐसे मिल जाते हैं जो नॉर्थर्न और सदर्न कल्चर को मिक्स करता है। जैसे हमको इस बात से भी ये बात भी पता चलती है कि संगम पीपल के पास भी नॉलेज था रामायण, महाभारत जैसे स्टोरीज़ का, एपिक्स का। वहाँ पर भी हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म, ये सब भी नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक ट्रैवल किया था। संस्कृत से द्रविडियन से संस्कृत, ये ट्रांसफ़र भी हमको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। जो पुराणों में जो कैरेक्टर्स है जैसे अगस्त्य हो गया, परशुराम हो गया, ये हमको संगम रीजियन से ही रिलेटेड मिलते हैं। एक्चुअली में दे आर रिलेटेड टू द सदर्न रीजियन ओनली। उस टाइम पे जो सोसाइटी को 5 क्लास, जो लैंड के बेसिस पे 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया था। पहला था आपका मुलई मतलब जो पैस्टोरल लैंड्स था। दूसरा था आपका कुरिंजी जो कि हिली एरियाज़ के जो लैंड थे। फिर आता है मुरंदम यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। फिर आता है नेडाल यानी कि कोस्टल एरियाज़। पलई यानी कि डेजर्ट एरियाज़। हर टाइप के लैंड के अलग अलग भगवान थे। हर टाइप के लैंड का खुद का डेटी था। जैसे जो मुलई थे यानी कि पैस्टोरल लैंड था, उनका रिलेशन था मायोन डेटी से। फिर जो हिली रीजियन के जो लैंड्स थे उनका रिलेशन था मुर्गन से। जो एग्रीकल्चरल लैंड्स थे उनका रिलेशन था इंद्रा से। जो कोस्टल लैंड थे उनका रिलेशन था वरुणा से। जो डेजर्टेड लैंड थे उनका रिलेशन था कोरावई से।
डिफरेंट लैंड के बेसिस पर ही उनका ऑक्यूपेशन रिलेटेड था। जैसे पैस्टोरल देखोगे तो वहाँ पर कैटल और डेयरी का बहुत प्रोमिनेंस था। हिली एरियाज़ पे देखोगे तो वहाँ पर प्रोमिनेंट था हंटिंग और शहद का कलेक्शन। और जो एग्रीकल्चरल लैंड देखोगे तो इट इज़ ऑब्वियस कि वहाँ पर एग्रीकल्चर ही होगा। और अगर कोस्टल लैंड देखोगे तो वहाँ पर फिशिंग और सॉल्ट मेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो डेज़र्ट लैंड था, क्योंकि वो डेज़र्ट लैंड था उसमें उपजाऊ का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, इसलिए क्या होता था वहाँ पर बेसिकली रॉबरी की ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा थी। और अगर हम टाइप्स ऑफ पोएम्स देखें तो तब दो तरीके के पोएम्स बहुत फेमस थे संगम एज में। एक है अक्कम, एक है पुरम। अक्कम वो पोएम्स होते थे जो कि लव स्टोरीज़ को डिनोट करते थे, और पुरम वो स्टोरीज़ होते थे जो कि किंग को, राजाओं को प्रेज करते थे, एग्जैजरेटेड प्रेजिंग करते थे। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड भी इन लव जो अक्कम को वो डिनोट करते थे। कैसे? जो कुरिंजी लैंड था यानी कि जो हिली लैंड था वो यूनियन ऑफ लव यानी कि एक लड़का एक लड़की के मिलन को दर्शाते थे। जो पलई लैंड था, डेजर्टेड लैंड था, वो एक लड़का और लड़की के सेपरेशन को दर्शाते थे। जो मुलई लैंड था यानी कि जो पैस्टोरल लैंड था वो एक लड़का या लड़की अपने पार्टनर के लिए पेशेंटली वेट कर रहा है, उस कहानी को दर्शाते हैं। और जो नेडाल लैंड था वो क्या, वो पाइनिंग को दर्शाते थे। यानी कि जो सपोज मान लीजिए कोई लवर मर गया या फिर किसी ने किसी को छोड़ दिया तो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, उस चीज़ को दर्शाते हैं। और जो मधुरम होता है वो जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है वो सल्किंग को दर्शाते हैं। सल्किंग मतलब सपोज कोई किसी को छोड़ के चला गया तो फिर वहाँ पर गुस्सा बहुत आएगा ना, तो उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। अगर हम संगम एरा में इस रीजन का जो सोशल कॉम्पोजिशन देखें यानी कि सामाजिक कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो वो लोग नेग्रॉइड और ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते थे, और इनमें थोड़ा बहुत मिक्सचर हमको मेडिटेरियन रीजन का भी देखने को मिल जाता है। और हमको इसका भी एविडेंस मिलता है कि वर्ण के बारे में इनको बहुत ज़्यादा ज्ञात था। लेकिन यहाँ पर कोई क्षत्रिय बोल के या फिर क्षत्रिय बोल के कोई ऐसा वर्ण इनके एविडेंसेस में नहीं मिले हैं। यहाँ ब्राह्मण्स को द्विजा भी बोला जाता था यानी कि जो 2 बार जन्म लिए हैं। और जो किंग थे यानी कि राजा थे इनको अर्शर भी बोला गया, अर्शर वर्ण भी बोला गया है। जो व्यवसायी थे यानी कि जो ट्रेडर्स थे उनको वैश्यार बोलते थे, और जो फार्मर्स थे उनको वेल्ललार कहा जाता था। एक लिटरेरी सोर्स है जिसका नाम है पदीरापत्तू, जिसे लिखा था साधु कपिला ने, सेंट कपिला ने। ठीक है, इन्होंने लिखा था कि जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स को अच्छे जॉब्स मिलना चाहिए। यहाँ किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ब्राह्मण्स को अच्छे जॉब्स दे ताकि ब्राह्मण्स लोग खुश हो पाए और वो लोग किंग को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करे। ठीक है। और पेद्रीपत्तू में ही ये कहा गया है जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स को स्लेव बना दिया जाए। ठीक है। पेद्रीपत्तू में एक और टर्म मेंशन है, एक और शब्द मेंशन है, उसका वो है कुटी। कुटी यानी कि क्लैन बेस्ड ग्रुप जो होते हैं उनको कुटी बोला जाता है, यानी क्लैन को कुटी बोला जाता है। और अनाकू किसको बोलते थे? अनाकू उन लोगों को बोलते हैं जो कि लो कास्ट यानी लो कास्ट को बिलोंग करते हैं। अगर हम संगम एज के वुमेन का कंडीशन देखेंगे
तो वुमेन जो होते हैं वो उनको थोड़ा सा ही फ्रीडम था, ज़्यादा कुछ फ्रीडम नहीं था। जैसे यहाँ बाहर घूमने चले जा सकते थे या फिर फलाना ढिमकाना ऐसे टाइप में, ठीक है। अगर मोटे तौर पे देखोगे तो वुमेन जो थे वो मेन के सबॉर्डिनेट ही होते थे उस टाइम पे, कि उनको सबॉर्डिनेट करके ही रखा जाता था, मेन पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट होते थे। और उनके एक वुमेन के लिए उनका हस्बैंड सर्वोपरि होता था, ठीक है। और इन केस उनका हस्बैंड का अगर देहांत हो जाता था, या तो उनको आजीवन विडोहुड को ही, यानी कि आजीवन विधवा बन के काटना पड़ता था, या फिर उनको सती कर लेना पड़ता था। हमको इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं कि एक महिला के पास उस टाइम पे संगम एज में कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था। अगर हम शादी की बात करें तो शादी को सैक्रोसेंट यानी कि अनचेंजेबल माना जाता था, यानी कि एक महिला अगर एक पुरुष से शादी कर लेती थी तो उसी पुरुष के साथ उनको आजीवन व्यतीत करना पड़ता था। टोलकपियम नामक जो संगम लिटरेचर है वहाँ पर 8 तरीके के मैरिज के बारे में कहा जाता है, यानी कि यहाँ से हम लोग नॉर्थ से भी लिंकेज जोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ में भी वहाँ पर 8 मनुस्मृति में 8 प्रकार के मैरिज को दर्शाया गया है। और यहाँ पर हमको पता है कि जो प्रॉस्टिट्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, यानी कि प्रॉस्टिट्यूशन को एक गवर्नमेंट जॉब की तरह देखा गया था उस टाइम पे संगम एज के बारे में। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही हम बात करेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे कल्चर, संगम एज के कल्चर के बारे में और उनके लिटरेचर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।